बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रवां हफ्ते के पहले प्रॉपर्टी कचहरी के शो में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं बड़े ही मोज़िज़ हमारे CEO और प्रॉपर्टी एडवाइज़र साकिब मिन्हास लेला साहब एंड हमारी ऑडियंस। तो आज की प्रॉपर्टी कचहरी के शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी आज? वालेकुम अस्सलाम जी। वामिक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ कि लास्ट एक हमने क्वेश्चन किया था अपने नाजरीन से, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, कि प्रॉपर्टी कचहरी शो का अलग हम एक यूट्यूब चैनल बनाएं या स्टेट से मार्केटिंग के चैनल पे ही कंटिन्यू रहे। तो उसके बारे में क्या सर्वे है? कितने लोग कह रहे हैं अलग चैनल बना दें और कितने लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसी तरह जैसे चल रहा है स्टेट से मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से ही इसको अपलोड करें। तो क्या कोई सर्वे वगैरह किया आप लोगों ने? जी सर, बिल्कुल सर्वे किया है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन का शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन्होंने प्रॉपर्टी कचहरी के शो को इतना पसंद किया, प्यार दिया। अच्छा, अब सर्वे के मुताबिक सर अगर हम लोग रेशो में बात करें तो 80-20 का रेशियो है। जो मोस्टली हमारे व्यूअर्स हैं ना, 80% वो बोल रहे हैं कि यार अलग इसका चैनल बनाओ, और 20% बोल रहे हैं किसी पे रहने दो। और जो 80% जो हमने सर्वे किया अब तक, उनकी मोस्टली का यही कहना है कि यार जब हम लोग कोई प्रॉपर्टी की नॉलेजेबल वीडियो ढूंढने जाते हैं ना, तो वो मिक्स हो जाती है। तो 80% यही बोल रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी कचहरी का चैनल अलग कर दें। यार आसिफ भाई, ये जो ना वामिक सर है ना, जो हमारे जो होस्ट साहब हैं, वो सुबह से सलून में गए हुए हैं और अभी वापस आए हैं। शक्ल ऐसे लग रही जैसे अंध होती हो। हाँ बिल्कुल तैयब, तुमने तो सही कहा है। ऊपर से बोलो, देखो ना कैसे कह रहा है, सर्वे सर्वे किया हमने। सर्वे देखो, जैसे इस सुना रहा है जैसे मर्दमशुमारी इसने की है पूरे पाकिस्तान की। सर्वे हो साहब, कौन सी सर्वे है? आपसे अच्छी सर्वे तो जो है ना पोलियो वाली खवातीन कर लेती। तो जो सोनी मर्दमशुमारी इसने की थी है, तो जो होती है ना, यहाँ पे सारे खवातीन आई होती है मर्दमशुमारी पोलियो वाली, जैसे इसने बताया। उनसे पूछे थे खवातीन किसी घर में मर्द की तादाद कितनी है, खवातीन की बच्चों की तादाद कितनी है, फिंगर टिप्स भी उन्हें याद होती है, ऐसे बताती हैं। और ये देखो पूछ लो, 80-20 लाई हुई है इसने किस टाइम की। इंसान के बच्चे बनो, होस्ट है हमारा, इज्जत किया करो होस्ट की, ठीक है। लेकिन खैर, सर्वे बड़ा अच्छा है। अगर 80% लोग ये चाह रहे हैं कि प्रॉपर्टी कचहरी का एक अलग चैनल होना चाहिए, तो चले इस पे काम शुरू करते हैं। और इंशाल्लाह अक्टूबर की जो वीडियोस है ना हमारी, वो नए चैनल पे अपलोड हुआ करेंगी। सारा चंगी नहीं लिखी थी भैन ते कैमरा तो झुकता तुसी संसार ना आप दस रहे हो, नाल साडी कुतिया की बेइज्जती भी कर रहे हो तुसी। यार छोड़ो यार झुकतों को, मेरे पास एक बहुत सीरियस सवाल है सर। तो मेरा एक सवाल है कि जो फॉर्म 2 पे ज़मीन होती है, उसके जो कागज़ होते हैं, वो कैसे पता चलता है कि असल है या नकल है? जी तैयब, सवाल तो बड़ा तुमने जो है बड़ा अच्छा सवाल किया है, लेकिन है बड़ा हाई लेवल का। अब ये जो सवाल है ना, ये सिर्फ बिल्डर्स और लैंडलॉर्ड्स का है। क्लाइंट्स या सोसाइटी या उसका ये मामला नहीं है। ये सिर्फ ज़मीन की हद तक फॉर्म 2 महदूद होता है। सबसे पहले तो ये पता हो कि फॉर्म 2 होता क्या है। फॉर्म 2 वो होता है जो आपकी अर्बन लैंड को शो करता है। अगर आपने सोसाइटी लॉन्च करनी है तो उसके लिए फॉर्म 2 का होना ज़रूरी है। अगर कोई और स्टेटस है तो स्टेटस को चेंज करके फॉर्म 2 पे लाना होता है, ठीक है, ताकि अर्बन के खाते में आ जाए और आप सोसाइटी लॉन्च कर सके। ऐसा ना हो कि ज़मीन जरिए रहे तो सोसाइटी आप लॉन्च नहीं कर पाएंगे। अच्छा, फॉर्म 2 पे जो है ना सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, उसका जो भी मालकान होते हैं उसको शो कर रहा होता है। और फॉर्म 2 को वेरीफाई करना ना आसान नहीं है। इसके लिए आपको वेरीफाई करने के लिए उसके मुतलका इदारे में जाना पड़ेगा और इदारे से ही वेरीफाई होगा, क्योंकि वो जो पीस ऑफ पेपर है ना, कागज का टुकड़ा, उसको देख के आप कतन वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो जाली भी बन जाते हैं। अगर भले स्टैंप भी लगी है, साइन भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जाली बन जाता है। स्टैंप भी जाली बनती है। अच्छा, अब जो एक तजर्बाकार बंदा है जिसको प्रॉपर्टी का एक ह्यूज एक्सपीरियंस है, उसको तो पता चल जाता है, वो स्टैंप का फॉर्मेट पहचान लेगा या जो राइटिंग फॉर्मेट है वो पहचान लेगा। लेकिन एक आम बंदा है वो नहीं कभी भी पहचान ही नहीं सकता इस चीज़ को। तो फिर बात वही मरियम नवाज शरीफ वाली आ जाती है। जैसे आप लोगों को याद होगा, मरियम साहिबा ने एक लेटर पेश किया था गवर्नमेंट को, तो उसमें जो फ़ॉन्ट यूज़ किया गया था कैलिबरी था। लेकिन जिस डेट का लेटर पेश कर रही थी, उस वक्त कैलिबरी फ़ॉन्ट आया ही नहीं था, वो आया ही बाद में था, तो उस पर वो चीज़ पकड़ी गई थी। तो जिसका तो एक्सपीरियंस है प्रॉपर्टी में, वो तो उसको देखते ही पहचान जाएगा, फ़ॉन्ट देख लेगा। अच्छा, उसका जो एक फॉर्मेट होता है वो देख लेगा, स्टैंप देख लेगा। अच्छा, फिर साइन के पता होते हैं। अब हर बंदे को नहीं पता कि किस सन में मुख्तियार कार किस एरिया का कौन था, लेकिन जो प्रॉपर्टी में बिल्कुल इन्वॉल्व है उसको हर टाइम फिंगर टिप पे पता होता है कहाँ पे कौन सा मुख्तियार कार चल रहा है, SDA का चेयरमैन कौन है, KDA के चेयरमैन कौन है, कौन सा कब चेंज हुआ, नया कौन आया, तो वो साइन भी पहचानता है।
और स्टैंप का फॉर्मेट भी पहचानता है, फॉर्म 2 का फॉर्मेट भी पहचानता है, आम बंदा नहीं पहचानता। तो जिसको इस चीज़ की पहचान नहीं है उसके लिए बेहतर यही है कि वो मुतलका इदारे में चला जाए, मुतलका इदारे में जाके उस चीज़ को वेरीफाई कर ले। जी जी सर, आपकी बात समझ आ गई, नाज़रीन को भी समझ आ गई होगी। तो मतलब ये मुतलका इदारे में जाके कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, कोई टिप्स बता दें आप। पहली बात तो तैयब ये है कि ये कोई ब्यूटी पार्लर नहीं जा रहे जो मैं ब्यूटी टिप बताऊं, ठीक है। वेरीफाई का कोई जो है ना लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। मतलब 10,000 रुपये आपने अपनी जेब में रख लेने हैं और मुतलका इदारे में चले जाना है, वहाँ जाकर टेबल के नीचे से 10,000 उनको पकड़ा देने हैं और अपना मुद्दा बयान करना है, भाई ये चीज़ मैं वेरीफाई करना चाह रहा हूँ। अगर तो आप अच्छा 10,000 या 5,000 जहाँ आप मनवा लें, ठीक है। अदरवाइज आप जाएंगे तो आपको कोई सीधी बात नहीं बताएगा। पहले तो कहेगा वो जो बंदा बताता है वो सीट पे नहीं है, वहाँ चले जाएं, वो बंदा वो आगे भेज देगा, वो इधर भेज देगा, वो उधर भेज देगा। तो यहाँ सरकारी इदारों में यही होता है, आपको चक्कर ही लगवाते रहेंगे और एंड पे पता चलेगा जी बंदा ही सीट पे नहीं है, बंदा आया ही नहीं है। तो पूरा महीना भी आप कंटिन्यू जाते रहें तो कोई आपको सीधी तंद नहीं डालेगा। अच्छा कोई डाल भी देगा तो उल्टा पुल्टा बता देगा, नहीं नहीं यार नहीं है, ये नहीं है ही नहीं, कागजात में ही नहीं है, जाओ। डाल दिया उसने, भेज दिया, गलत चीज़ बता दी। तो इस तरह नहीं बताएंगे। 5-10,000 रुपया उनको अंडर द टेबल पकड़ा दो तो फिर आपको वो सारा रिकॉर्ड निकाल के सब कुछ बता देंगे। सर तो ये क्या वाकई हकीकत है, मतलब इस कदर ज़्यादा रिश्वतखोरी हमारे मुल्क में, और ये वाकई जो आपने ये बताया ये रिश्वतखोरी का इतना मतलब अभी तक निज़ाम हो चुका है इसका इतना ज़्यादा? जी जी, वामिक इतना ज़्यादा नहीं है, इससे भी ज़्यादा है। ये तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा तुम्हें बताया है। मतलब एक चपड़ासी से लेके ना, जो बाहर चपड़ासी बैठा है, उससे लेकर चेयरमैन तक सबको खिलाना पड़ता है। जितनी भी पोस्टें बैठी हैं, नहीं खिलाओगे तो आपका काम नहीं होगा, और आप जितनी भी कानूनी कार्रवाइयाँ कर लो आप कुछ नहीं कर सकते। ये पूरा सिस्टम ही नंगा है। इसको मलक रियाज साहब ने बड़े अच्छे अल्फाज में डिफाइन किया कि जब तक फाइल को पहिए नहीं लगाओगे फाइल आगे नहीं जाएगी। अब पहिए कौन से भाई उसके मेहरान के उतार के लगा देने हैं, पहिए यही होते हैं। मतलब रिश्वत देनी है आपने तो आपका काम होना है सरकारी इदारों में, और लीगल काम, इनलीगल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। तो आपका लीगल काम तब होना है, अपने इदारों को कुछ देना है तो, और चपड़ासी से लेकर चेयरमैन तक हर किसी को आपने देना है तो काम होना, अदरवाइज नहीं होना। अच्छा सर, अगर वाकई ऐसा है तो इसमें बाकी वो आयत किधर गई जिसमें इरशाद है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी हैं, इसके बारे में ज़रा बताएं। ये फिर ये तो सारे जहन्नुमी हैं। हाँ, बात तुम्हारी शबाज बिल्कुल ठीक है। अर्राशी वल मुर्तशी हुवा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। लेकिन हमारा अब ये देखें ना, मुल्क की करप्ट हो चुका है, सारे सरकारी इदारे करप्ट हो चुके हैं। इसके अलावा कोई और प्रोसीजर नहीं है। अभी तो इंजीनियर मिर्ज़ा साहब ने भी कह दिया है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने भी, कि अगर इस तरह की माहौल हमारा इस तरह का है तो रिश्वत देनी पड़ती है, तो आप भी फिर वो गुनाह के ज़ुमरे में आप कम अज़ कम नहीं आते, फिर चुप करके दे दो। ये तो मिर्ज़ा साहब ने भी एक तकरीर उनकी मैंने सुनी थी, तो उसने देने वाले को जो है ना बरी ज़िम्मा उन्होंने करार दे दिया है। हाँ, लेने वाले जो हैं वो गलत कर रहे हैं। देने वाला तो बेचारा मजबूर हो गया ना, उसने तो देना ही है, नहीं तो उसका काम अटका हुआ है। मतलब एक बंदे ने, आप देखिए अंदाज़ा लगाएं, 30 साल गवर्नमेंट की जॉब की है, सरकारी स्कूल टीचर, रिटायर्ड हुआ है, 6 से 8 महीने से उसकी पेंशन रुकी पड़ी है, जो कम्यूट वगैरह मिलता है, ये जो फंड्स वगैरह होते हैं रुकी पड़ी हैं। भाई रिश्वत दो तो आगे हम जो है प्रोसेस करें। अब उस बेचारे का क्या कसूर, वो मजबूर है। अब जितनी भी उसको मिलना है 18, 20, 30 लाख जो भी मिलना है, अगर वो रिश्वत नहीं देगा तो उसको नहीं मिलेगा। और एक सरकारी मुलाजम जो है ना, वो नौकरी सिर्फ इस बेस पे करता है, सरकारी नौकरी कि एंड पे जो है उसका फ्यूचर सिक्योर है, एक इकट्ठा कम्यूट मिल जाएगा, फिर ताहयात एक पेंशन चलती है। तो अगर अब आके वो उसको छोड़ दे तो बेचारा क्या करे, सारी ज़िंदगी उसने अपनी ज़ाया की है, उसको मजबूरन रिश्वत देनी पड़ेगी। जी जी सर, फिर इनाम मुकफ़ात अमल ही होता है। जो उस्ताद होते हैं ये तो उधर 500-500 रुपए लेके नकल लगवा रहे होते हैं, उस वक्त इन्हें रिश्वत का याद नहीं होता, पहले उधर खुद खा लेते हैं, फिर इन्हें बाद में भी देना पड़ता है। तो ये मुकफ़ात अमल है, पहले खाओगे तो फिर देना भी पड़ेगा। हर उस्ताद एक जैसा नहीं होता शहबाज। हाँ, कुछ हज़ार भी लेते हैं। नहीं नहीं, हर कोई एक जैसा नहीं होता, कुछ कोई नहीं भी लेता है यार। ठीक है यार, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? नहीं, बता रहा हूँ आपको। तुम लोगों का काम नहीं है ठंडी जुगते करने के अलावा, तुम लोगों को यहाँ पे सवाल जवाब करने के लिए बिठाया जाता है, तुम अपना शुरू हुए हो। तो इनको छोड़ें सर। सर ये मुल्की हालात पे थोड़ी सी नज़र डालें, बेड़ा ही गर्क हुआ है एकदम। 26-26 रुपये पेट्रोल के बढ़ जाते हैं, रात को 100 सुबह हार्ट अटैक आ रहा होते हैं बंदों को। थोड़ी नज़र डालें सर इसके ऊपर भी।
अच्छा और साहब थोड़ा जोर दा बोल रहे हो, मुल्क की हालात अगर तो थोड़ी आवाज भी नाजुक हुई हुई है, नाजुक सूरत-हाल चल रही है थोड़ी, थोड़ा जोर से बोले ना, जोर से बोले। यार मेरे भी तो हालात ख़राब हुए हैं ना, मुल्क की हालात देख के मेरी अपनी हालत टाइट हुई है। और तू बीच में लात नहीं मारा कर, सर से सवाल किया मैंने। सर आप बताएं सर। सर होश नू के लगा है हालत वे कोई जानबूझ के करदा पे, इसमें पेट्रोल दा पता ही कोई नहीं है ना, इसमें इस्तेमाल है तो पेट्रोल दा डालमियो तो आप पैदल चल के आंदा है तो ताई। अरे शबाज वो असल में अपनी सेहत का ख्याल रखता है इसलिए। अब हुन से तो और के ख्याल रखना, बंदा इतना बैठो हड्डी हड्डी चुभ रही होंदी है तो साइड तो नहीं सेहत इस तो मर वेना कमजोरी ना। और नमूने इंसान फिटनेस पता है किसे कहते हैं? ये मतलब जिस्मानी वो नहीं देखी जाती, एक होती है स्टेमिना बेस। तुम्हारी तरह नहीं, तुम ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ के आते हो ना हमारे ऑफिस, तुम्हारा इस तरह तुम हाँक रहे होते हो, मैं वहाँ से पैदल चल के आता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। इस चीज़ को फिटनेस कहा जाता है। तुम्हारी तरह हाँ हाँ नहीं करता मैं 2 सीढ़ियाँ चढ़ के। छोड़ें सर आप इनको, आप भी कहाँ इनकी फजूल टाइमों में इतना टाइम ज़ाया कर देते हैं। मुल्क की हालात सर वाकई एक अभी बड़ा सीरियस मसला है सर, इसके ऊपर कोई बताएं, नजर साइन डालें इसके ऊपर। जी जी वामिक बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुल्क की हालात इस वक्त बहुत ख़राब हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने जो है ना, मैं तो कहता हूँ रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं महंगाई के। अब एक गरीब आदमी क्या करे? एक सिक्योरिटी गार्ड है बेचारा, वो कह रहा है कि 20,000 उसकी तनख्वाह है, 18,000 उसका बिजली का बिल आ गया है और 2,000 गैस का बिल आ गया। अब बाकी वो अखराजात कहाँ से निकालेगा? बच्चों की स्कूल की फ़ीस देख लो, राशन देख लो, और 1000 किस्म के एक्सपेंस है। वो बेचारा क्या करे? उसके पास कोई हल नहीं है सिवाय खुदकुशी के करेगा। लेकिन इस हुकूमत को, इस गवर्नमेंट को ज़रा बराबर भी शर्म नहीं आएगी और किसी किस्म की शर्म और कोई हया नहीं है। अब पेट्रोल देखो, वो 300 मेरे ख्याल में 33 या 36 रुपये कर दिया गया है। अब 336। अब कुछ अर्सा पहले आप जाके देखें तो CNG, एक आपकी अगर गाड़ी है तो पूरी टैंकी आप CNG की फुल करवा लेते थे। आप उतने पैसों में सिर्फ 2 लीटर पेट्रोल आप डलवा रहे हैं। अब गरीब बंदा क्या करे? अच्छा, इसके लिए फलाही तंजीमें बड़ा काम कर रही हैं, जिसमें ज़फ़र अब्बास जनरल सेक्रेटरी JDC बड़े पेश हैं। और अभी उन्होंने एक कदम उठाया है कि फ्री पेट्रोल लोगों को प्रोवाइड करेंगे और तकरीबन 1 मिलियन तक का रोज़ फंड उन्होंने एक बनाया है। मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पे जाके बाइक वालों की टैंकियाँ वो स्पेशली फुल करवाएंगे। लेकिन अब मसला ये है कि उनको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जी ज़फ़र अब्बास क्या कर लेगा? एक दफ़ा टैंकी फुल करवा के देगा, वो तो हफ्ता 10 दिन चलेगी, तो उसमें क्या गुजारा होगा? तो बात ये है कि चलो कुछ ना कुछ तो वो कर रहा है ना। ये बात वही बनती है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो सब जो है ना उस आग में ईंधन ही फेंक रहे थे। एक परिंदा था जो ऊपर आके चोंच में पानी भर के उस पर डाल रहा था। अब सबको पता है कि उसकी चोंच में जितना पानी आता है उससे आग नहीं बुझेगी, लेकिन उस परिंदे की सोच सिर्फ ये थी कि मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाए, ना कि आग जलाने वालों में लिखा जाए। तो ज़फ़र अब्बास जो है ना, उसका भी नाम आग बुझाने वालों में शामिल हो रहा है, ना कि जलाने वालों में उसका नाम शामिल हो रहा है। इसी तरह बिजली के बिल आप देख लें, वो गवर्नमेंट ने एक आफत मचाई हुई है। बेचारे बंदों की इतनी इनकम नहीं है, इतनी तनख्वाहें नहीं है जितने बिजली के बिल आ रहे हैं, पेट्रोल के फिर माशाल्लाह उस तरफ से तो। और बाकी महंगाई आप देख लें, गरीब आवाम पिस के रह चुकी है, मर रही है, लेकिन इस हुकूमत को जो है ना ज़रा भी परवाह इस चीज़ की नहीं है। बिल्कुल सर, ये तो आपने सही बोले। JDC जैसा इदारा अभी तक मतलब जो इतना अच्छा काम करने वाला नहीं देखा गया। मतलब जहाँ भी देखें हर चीज़ में, बकरा ईद लगा लें, मुहर्रम लगा लें, या जब खाना दस्तरखान की बारी आ जाए, हर चीज़ में JDC ज़फ़र अब्बास साहब सबसे आगे आगे आपको दिखेंगे। और बिल्कुल हम लोग ज़फ़र अब्बास को सपोर्ट भी करते हैं। और कुछ लोग हैं अभी भी इतने अच्छे काम के बावजूद भी तनकीद करते हैं। तो सर इन लोगों की समझ नहीं आती, हर काम में चाहे वो अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, इन्होंने जाके बस तनकीद करनी है। जी बिल्कुल, वामेक ज़फ़र अब्बास की तारीफ़ करना ऐसे ही है जैसे सूरज को दिया दिखाना। जितना काम ज़फ़र अब्बास ने किया है ना इस अवाम के लिए, और स्पेशली कराची में, शायद हुकूमत भी इतना ना हुकूमत ने किया, ना हुकूमत कर सकती है, ना कर पाएगी। अब उसमें देखें, अफ्तारी तो अवाम जो है वो तकरीबन एक दूसरे को करवा रही होती है, रोड्स पे भी काफ़ी सारा वो सेटअप लगा होता है अफ्तारी के हवाले से। लेकिन सहरी का कंसेप्ट सिर्फ ज़फ़र अब्बास को आया कि अगर कोई गरीब बंदा है सहरी नहीं कर सकता तो उसने सहरी का दस्तरखान लगा दिया। नुमाइश पे आप जाएँ, हज़ारों के हिसाब से अवाम आती है, खा रही होती है, अच्छा खाना, अच्छी डिशेस प्रोवाइड कर रहा है। अब ये सोच किसी की नहीं थी कि कोई सहरी नहीं करेगा तो वो रोज़ा कैसे बेचारा रख पाएगा। अफ्तारी का सवाब तो बाद में है, अफ्तारी करवाएंगे तो सवाब मिलेगा, तो वो सिर्फ ज़फ़र अब्बास ने किया। अच्छा, इसी तरह रमज़ान में राशन बांटना, या आप कोई भी डिज़ास्टर देख लें, अभी आप फ्लड ही देख लें, फ्लड में गवर्नमेंट ने क्या किया, हुकूमत ने क्या किया, और ज़फ़र अब्बास 10,000 ट्रक राशन के रवाना करता है।
अच्छा, अभी जितनी कश्तियाँ दौरान सैलाब हुकूमत के पास नहीं है जितनी उसने अरेंज की होती हैं, और इसके अलावा कोरोना में आप देख लें, कोरोना में अगर ये कराची की आवाम चली है तो ज़फ़र अब्बास के सर पे चली है, अदरवाइज़ ये नहीं चल पाती। इसके अलावा अगर मैं अभी उसके कामों की लिस्ट गिनवाना शुरू हूँ ना तो शायद सारी रात इसी में गुजर जाए। खैर, मैं इतना कहना चाहूँगा ज़फ़र अब्बास भाई से कि आप अपने अज़म को जारी रखें, तनकीद वालों को आप साइड पे कर दें। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह आपकी ज़िंदगी दराज करे और अल्लाह आपको खुश रखे। जी जी सर, आपने ये तो बिल्कुल बात सही की है कि जितने हुकूमत हमारी नहीं करती हमारा ख्याल, उतना ज़फ़र अब्बास जेडीसी वाले करते हैं, वो बहुत ही अच्छा ख्याल रखते हैं हमारा। जैसे कि ये तो हमारा चाय वाला है, आज़ाद चाय वाला, ये तो वैसे ही चबले मारता रहता है, मुफ्त पता नहीं क्या इसने बकवास खोला हुआ, वहाँ पे फ्री तालीम तो देता नहीं है वहाँ पे। लेकिन ज़फ़र अब्बास साहब, इनके वाकई इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जहाँ पे आला और फ्री बड़े पैमाने पे तालीम दी जा रही है। इसके अलावा इनके दस्तरखान है जगह जगह कराची में, जहाँ पे कोई तफरीक नहीं है, अमीर है गरीब है, कोई प्राडो से उतर रहा है, बाइक से उतर रहा है या पैदल आ रहा है, सबको खाना एक जैसा मिलता है और आला क्वालिटी का खाना में दिया जाता है। बहुत सी बेहतरीन डिशेज जैसे आपने बताया। और इसके अलावा मज़हब की कोई तफरीक नहीं है, हर मज़हब का बंदा आके वहाँ पे खाना खा सकता है, अपना पेट भर सकता है। इनकी बहुत सी खिदमात हैं। हमारी हुकूमत ऐसा समझ ले कि ये इंडिया के रतन टाटा है हमारे पाकिस्तान के। और जैसे सर अगर मेडिकल फील्ड में आ जाएँ तो उन्होंने फ्री डायलिसिस सेंटर्स और फ्री लेबॉर्ट्रीज खोली हुई हैं पूरे कराची में, और जहाँ जहाँ इनके सेंटर्स हैं वहाँ पे आप जाके फ्री टेस्ट करा सकते हैं, फ्री डायलिसिस करा सकते हैं। मरीजों के लिए बहुत भला काम कर रहे हैं ये, तो अल्लाह पाक इन्हें खुश रखे। ज़फ़र अब्बास साहब, थैंक यू। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ज़फ़र अब्बास के काम गिनती में नहीं लाए जा सकते जितने फलाई काम ज़फ़र अब्बास कर रहा है। लेकिन अब मसला क्या है, ज़फ़र अब्बास कोई लैंड लॉर्ड नहीं है, एक बेचारा आम सा मिडल मैन है, कराची का एक मिडल घराने से वो तल्लक रखता है। फंड्स दिए जाते हैं उसको, लोग फंड्स देते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं और वो ट्रस्ट को तोड़ता नहीं है। सेम वो ही फंड्स वो आगे लगा रहा होता है। अगर आप उसकी पर्सनल लाइफ देखें तो बेचारा खुद अभी तक बाइक पे होता है, अपने इलाके एफबी एरिया में बाइक पे अगर वो घूम रहा है तो बाइक पे, बाहर निकलता है तो अब उसको थोड़ा सिक्योरिटी खदशात कुछ है तो कुछ है, उसके पास गाड़ी वाड़ी गार्ड्स वगैरह है, अदरवाइज अपने ऊपर तो वो कुछ नहीं लगा रहा। अब वो फंड अगर ये लोग, ये आवाम ज़फ़र अब्बास को दे सकती है, गवर्नमेंट को भी दे सकती है, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े फंड देते हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारी गवर्नमेंट ट्रस्टेबल नहीं है, ये फंड्स खा जाती है। अब वो दियामर और भाषा डैम कितना फंड दिया लोगों ने, कहाँ गया, किसी को कुछ पता है? अच्छा 90s में चले जाएं, एक नवाज शरीफ साहब ने स्कीम चलाई थी, कर्ज उतारो मुल्क संवारो, ओवरसीज़ ने बड़ा उसमें फंड दिया था, एक ह्यूज फंड जो है वो बन गया था मेरा, लेकिन मेरे ख्याल में वो मुल्क पे नहीं लगा, रायविंड पे लगा है, रायविंड पे लगा, और जो है एवनफील्ड जो फ्लैट्स हैं लंदन में उस पर लग गया है। फिर इमरान खान के दौर में बड़ा फंड दिया है ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने, और जो पाकिस्तानी यहाँ की अपनी आवाम है उन्होंने दिया, लेकिन ये ट्रस्ट के काबिल गवर्नमेंट नहीं है, ये खुद खा जाती है। अभी अगर इनके हम खाते खोल के बैठ जाएं, यूनिट एक अगर वापडा का मुलाजिम है, आप ज़रा सर्वे करें कितने यूनिट हर वापडा के मुलाजिम को फ्री है, उनके अफसरान को कितने फ्री है। अच्छा, जितने हमारे सेनेटर्स हैं जो मतलब अफोर्ड कर सकते हैं बिल, उनका बिल माफ़ किया हुआ है, और लातादाद यूनिट्स। अच्छा, पेट्रोल के उनको कार्ड दिए गए हैं, जितना दिल है पेट्रोल यूज़ करें। यार कौन से वो तीर मार रहे हैं, उनकी तो तनख्वाहें भी अच्छी हैं, वो पेट्रोल भी अपना अफोर्ड कर पाएंगे, वो अपना पेट्रोल भी अफोर्ड कर पाएंगे, वो अपना बिल भी जमा करा पाएंगे। गरीब बंदा जो नहीं करा सकता ना, उनकी भी यूनिट ट्रक इसके सर पे डाला जा रहा है। तो ये अवाम तो तावन करती है गवर्नमेंट के साथ, लेकिन ये मगरमच्छ हैं, ये मगरमच्छ उसको अड़प कर जाते हैं, तो क्या कह सकते हैं आप? सर क्योंकि हमारी फील्ड जो है रियल एस्टेट है, तो आप बताएं रियल एस्टेट अगर मुल्क के हालात को बेहतर बनाने में अपना कोई रोल अदा कर सकती है? जी बिल्कुल शाबाश। रियल एस्टेट जो है ना, रियल एस्टेट का बिजनेस तमाम कारोबारों का बाप है। जितने भी कारोबार है ना रियल एस्टेट से मुंसलिक है। अगर रियल एस्टेट ख़त्म कर दी जाए तो कोई भी कारोबार चलेगा नहीं। अब उसके अंदर आप देख लें, सीमेंट की फैक्ट्रियाँ जिनका एक कलीदी किरदार है मुल्क की इकानमी में, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं, चल किस बेस पे रही हैं? रियल एस्टेट। रियल एस्टेट को अगर साइड पे कर दिया जाए तो सीमेंट वाले फारग हो गए। अच्छा, जितने हमारे ये लकड़ी वाले हैं ये, लेकिन वहाँ में ये तुम बेहतर जानते हो कि छत बनाने के लिए जो शटरिंग लग रही होती है, लकड़ी का काम। अच्छा, फिर जब वार्डरोब्स बनते हैं घरों में, कितना लकड़ी का काम होता है, फर्नीचर, ठीक है, लकड़ी का काम। इसके अलावा अब सरिया,
सरिया, जितनी भी हमारी स्टील मिल्स हैं, चलती किसकी बेस पे हैं? रियल स्टेट की बेस पे। रियल स्टेट को साइड पे किया जाए तो सरिया वाले भी फारग, स्टील मिलों को भी फिर ताले ला दियो। इसके अलावा हज़ारों ऐसे कारोबार हैं जो मैं गिनवा नहीं सकता, रियल स्टेट की बेस पे ही चल रहे हैं। तो रियल स्टेट का बिजनेस दुनिया के जितने बिजनेस हैं उन सब का बाप है। रियल स्टेट के अलावा ये कुछ नहीं है, ये खाली बकवास करता है आज़ाद चाय वाला। खुद जो वो मंजन बेच रहा है ना, जो चूरन खुद बेच रहा है, उसका वो चूरन चलता ही रियल स्टेट से है। रियल स्टेट से मुझे निकाल के अलग करके वो दिखाए, नहीं कर सकता वो अलग, कतन अलग नहीं कर सकता। और रियल एस्टेट जो है ना, अगर तो कराची के अंदर मैं कहता हूँ कि 5 डेवलपर्स 5 बिल्डर्स को अटैच किया जाए और सिर्फ एक हमारी मार्केटिंग कंपनी स्टेट से मार्केटिंग लगा दी जाए, ये ग्रुप बना दिया जाए और कुछ मखसूस ज़मीनें हमारे हवाले की जाए, उन पे हम डेवलपमेंट का काम करें। पाकिस्तान का कर्जा यहाँ से उतर जाएगा सिर्फ कराची की चंद ज़मीनों से। और इस पर मलक रियाज साहब ने एक ऑफर दी थी, अगर किसी को पता हो या ना पता हो, कि इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे जो है सिर्फ ये मेरे हवाले कर दिया जाए तो पाकिस्तान का कर्जा मैं उतारता हूँ। लेकिन नहीं, यहाँ पे हमें तंग किया जाता है। तंग करने के लिए हमारे ऊपर रेवेन्यू बिठाया हुआ है कि इनको तंग करो। जैसे कि स्टार्ट में हमने कहा है, लीगल काम भी हो तो रिश्वत देनी है, फाइल को पे या लगना है। अच्छा, इसी तरह रेवेन्यू से हम निकलते हैं, हमें केडी एमडी एलडीए पकड़ लेता है, वहाँ से हम निकलते हैं, हमें पटवारी मुख्तियारकार पकड़ लेते हैं, वहाँ से निकलते हैं पुलिस। अब यार देखो, कराची के अंदर लीगल घर भी बन रहा है ना, तो पुलिस को भत्ता देना पड़ता है। पुलिस को भत्ता नहीं दोगे तो वो कोई भी हिच निकाल के वो पकड़ के ले जाएंगे आपके मिस्त्री को। और हिच भी कोई बड़ी नहीं, जिन मिस्त्री की जेब से ये चर्च की पुड़िया बरामद हुआ है। मसला क्या है, जो बेगैरत वो ठेकेदार या जो कंपनी कंस्ट्रक्ट कर रही है उसने पुलिस को भत्ता नहीं पहुंचाया था। इशू यहाँ पे ये बन चुका है, अगर गवर्नमेंट फ्री हैंड देती है तो इस मुल्क का कर्जा सिर्फ रियल स्टेट उतार सकती है और विद इन अ डेज उतार सकती है। इसमें अभी एओन होल्डिंग्स के जो चेयरमैन हैं तारिक मुनीर अहमद साहब, उन्होंने भी एक ऑफर दी हुई है कि रेलवे की ज़मीनें जितनी पड़ी है ना काला पुल के पास और सज्जे खब्बे, वो मेरे हवाले की जाए, मैं डेवलपमेंट करता हूँ और मैं मुल्क का कर्जा उतार देता हूँ। बड़े आराम से उतर सकता है। लेकिन यहाँ पे इदारे करप्ट हैं, किसी को कुछ करने नहीं दे रहे, यूँ ना हाथ बांध के रखे हुए हैं। जो भी टैलेंटेड बंदा है वो पाकिस्तान में टिक नहीं रहा, वो बाहर जा रहा है। कैसे टिके? कोई काम उसको करने दें, कोई फ्री हैंड दें। रियल इस्टेट तो मैंने जैसे कहा है बादशाह है, तमाम जितने भी बिजनेस है सबका बादशाह है। इसके लिए ये कर्जा कौन सा मामूली चीज़ है यार। ठीक है, अब आज़ाद चाय वाला, उसकी बातों पे भी जाओगे, ये तो डिबेट होती है आमने सामने। आज़ाद चाय वाला से पूछे कि तुम्हारा कौन सा बिजनेस है और फिर बताएं कि रियल स्टेट जुड़ी हुई है इससे या नहीं जुड़े हुए। ये जितने इसके बिजनेस हैं, ये अंडे, बकरी, मुर्गी, बकरा, भेड़, गाय, ये सबको इकट्ठा किया जाए ना, टोटल कुल मिला के उसका एक एसेट बनाया जाए तो एक कमर्शियल प्रोजेक्ट पे वो गर्क हो जाता है। एक कमर्शियल प्रोजेक्ट उसके तमाम एसेट से ऊपर चला जाता है। तो कुल मिला के ये बात है शहबाज साहब, रियल एस्टेट का कलीदी किरदार है, रीढ़ की हड्डी है मुल्क की। इसके बगैर कोई कारोबार कुछ भी नहीं है। जी सारे रियल एस्टेट का बड़ा अहम किरदार होता है किसी मुल्क की इकॉनमी। जैसे आप देख ले, मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ले लें, जिसमें सबसे ऊपर चाइना आ जाता है। चाइना की इकॉनमी में 30% कंट्रीब्यूट करता है रियल एस्टेट। इतनी बड़ी इकॉनमी के 30% इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है रियल एस्टेट। इस तरह यूएसए पे आ जाए, $2.3 ट्रिलियन, पाकिस्तान की जीडीपी से 10-12 गुना ज़्यादा कंट्रीब्यूट से रियल एस्टेट कर रहा है। जापान का 12%, कनाडा का 15%, जर्मनी का ले लें आप $200 बिलियन, इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है रियल एस्टेट। ये कैसे कह सकते हैं कि रियल एस्टेट एक बेकार बिजनेस है, ये फ्लॉप है? ये चाय वाले का लगता है दिमाग से आ गया। देखो शहबाज, तो मैंने एक सिंपल सी बात बता दूँ, जो बंदा जिस फील्ड का एक्सपर्ट है ना, वो उससे उसी चीज़ की पूछी जाएगी। आज़ाद चाय वाले से बस पूछ लो चाय कैसे बनती है, एक्सपर्ट है, ऐसी चाय बनाने के तरीके बताएगा, परेशान हो जाओगे। आज़ाद साहब रियल एस्टेट छोड़ें, चाय बनाना सिखाएं आप। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल है कि आप जैसे बताते हैं बिल्डर्स का हम बेनकाबी करते रहते हैं यहाँ पे, तो आप बताएं कि सारे बिल्डर एक जैसे होते हैं, सब फ्रॉडी ही होते हैं या कोई इनमें अच्छे बिल्डर भी होते हैं? तो इसलिए आज आप कोई पंजाब का ना अच्छा सा कोई बिल्डर बता दें जिसने पंजाब के लिए बड़ा बेहतरीन काम किया हुआ है। बाकी तो आप कराची और सिंध वगैरह तो बताते रहते हैं, आज पंजाब का जरा बता दें। देखो शहबाज, जो अच्छा बिल्डर है हम उसको अच्छा कहते हैं, जो बुरा है हम तो बुराई सिर्फ उनकी ही करते हैं जो गलत काम कर रहे हैं। अच्छा, पंजाब की जहाँ तक मैं बात करूँ तो पंजाब में बड़े बिल्डर को हम नहीं छेड़ेंगे। बड़े बिल्डर्स तो बहुत हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। आज हमने एक छोटा बिल्डर पकड़ना है, माज, MAZ, माज डेवलपर्स, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सियालकोट मोटरवे सिटी इन्होंने लॉन्च किया था गालबन 2020-21 में।
और ये पिछले महीने 24 अगस्त 2023 को उन्होंने पोजीशन दे दी है कि जिनकी 100% पेमेंट कंप्लीट हो गई है वो अपना आके कब्जा ले लें, और जिनकी कंप्लीट नहीं है वो उसी तरह इंस्टॉलमेंट को कंटिन्यू रखें, जब कंटिन्यू हो जाएंगी तो तब कब्जा ले लें। अगर कोई इकट्ठी पेमेंट बकाया देना चाह रहा है, इकट्ठी पेमेंट दे के कब्जा ले लें। अच्छा, सियालकोट मोटरवे सिटी जो है ना, जैसे ही आप सियालकोट वाला मोटरवे का इंटरचेंज उतरते हैं, मेन वजीराबाद रोड पे ये वाक़या है। डेवलपमेंट इसकी बहुत अच्छी हुई है। अगर डेवलपमेंट आप देखें तो मेन इसका रोड जो है सोसाइटी का, छोटे रोड, फिर गलियां सारी डेवलप हो गई, सेवरेज और स्ट्रीट लाइट सब काम हो गया। कैटेगरी इसने बड़ी अच्छी दी है, जिसमें रेजिडेंशियल की छोटी से लेकर बड़ी कैटेगरी तक, कमर्शियल की छोटी से लेकर बड़ी कैटेगरी तक, और एक आसान पेमेंट प्लान था सियालकोट वाले जितने भी अवाम है उनके लिए, क्योंकि सियालकोट में जो है ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट पहले आया नहीं था। ये प्रोजेक्ट वाइड आया और इन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया। हालांकि मैंने काम नहीं किया, सियालकोट मोटरवे सिटी पे स्टेट सेफ मार्केटिंग ने आज तक काम नहीं किया, लेकिन तारीफ उनकी बनती है, काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो अभी जो है ना रिक्वेस्ट ही करूँगा मैं बस डेवलपर से कि आइंदा भी कंटिन्यू रखें और इसी तरह अच्छा काम करते रहें, पंजाब के और शहरों में भी मूव करें। सियालकोट के अलावा नारोवाल चले जाएं, और इधर जो भी छोटे छोटे शहर करीब में हैं, गुजरात है, वहाँ चले जाएं, वजीराबाद के अंदर चले जाएं, वहाँ पे भी आप ये काम करें। सर मॉल पता नहीं कैसा हो गया, लेकिन आप कोई अच्छा सा शेर सुनाए, इस मॉल को और ज़्यादा खुशगवार बना दें, खूबसूरत से शेर सुना दें आज। हाँ बिल्कुल, शेर सुनो, मैंने खुद शेर सुना है। ये सायरा बानो, ठीक है, पार्लियामेंट में आई थिंक उन्होंने ये शेर सुनाया था या कहीं और सुनाया था, बड़ा अच्छा शेर था, मुझे पसंद आया, तो आप लोग भी सुन लो। शापर थे इसलिए उड़ गए, शापर थे इसलिए उड़ गए, इंसान होते तो वफा करते। सर शेर तो क्या ही मैं ਤੁਸੀਂ ਛਾਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸਮਝ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛਾਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ थोड़ा एक्सप्लेन करो ना इसमें भी छापर के शेर का थोड़ा तशरीह कर दो। देखो शाहबाज, ये शेर उन लोगों के लिए, देखो आपकी जिंदगी में ना कई लोग होते हैं अच्छे वक्त में आपके साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो वो आपकी ज़िंदगी से भाग जाते हैं। जो इंतहाई खुदगार्ज मतलब परस्त और मौका परस्त लोग होते हैं, ये शेर उनके लिए था कि जब भी तेज़ हवा चलती है ना, आंधी चलती है, तो शापर ही उड़ते हैं। आपको उड़ते हुए ऊपर नज़र आ रहे होंगे, तो कुछ लोग भी उन शापरों की तरह होते हैं जो मौका परस्ती, मफाद परस्ती के लिए आपसे जुड़े रहते हैं, अंदर से आपको खोखला कर रहे होते हैं, और एक वक्त पे आके वो छोड़ जाते हैं। लेकिन जो वफादार लोग होते हैं, जो ख़ानदानी लोग होते हैं, वो आखिरी सांस तक साथ निभाते हैं। सायरा बानो ने तो शायद ये शेर शायद इमरान खान के लिए कहा होगा, क्योंकि उस वक्त जो है सियासी हालात कुछ ऐसे ही थे, इमरान खान को काफ़ी लोग छोड़ के जा रहे थे, लेकिन मेरा शेर किसी और के लिए, इमरान खान के लिए नहीं है, किसी और के लिए है। लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा है कि होस्ट साहब आप एक शेर सुना दें। सर अब आपने रिक्वेस्ट किया, रद्द तो कर सकते नहीं है, शायरी का शौक तो मुझे भी है। अर्ज़ किया है, दुआ सफ़र की पड़ी और फूंक दी उस पर, दुआ सफ़र की पड़ी और फूंक दी उस पर, उसे लगा था मैं उस पर पाँव पकड़ूंगा। सर शेर व शायरी तो होगी है, तो आज की कोई नसीहत हमें देने फिर। देखो ले आओ कोई बर्तन नसीहत, उसमें तो जो मैं डाल दूँ, डलवा के ले जाओ। नसीहत की जाती है सर, इसको थोड़े नमूना है सर, आज की जो है नसीहत आप हमें सुनाए कोई प्यारी सी। जी, तो वाम काज की नसीहत ये है, कभी भी इंसान उस बात पे या उन अल्फाज पे कभी नहीं पछताता जो वो बोल देता है, हमेशा पछताता वो उस बात पे या उन अल्फाज पे है जो वो कभी नहीं बोल पाता। ज़िंदगी में बहुत सी जगहों पे कुछ ऐसे डिसीजंस जो बर वक्त नहीं लिए जाते, इंसान उन पे पछताता रहता है। कुछ बातें जो बर वक्त नहीं बोली जाती, उन पे इंसान पछताता रहता है। तो यही आज की मेरी नसीहत है कि हाज़िर दिमाग बने और बातें दिलों में ना रखें, जो भी बात हो बर वक्त बोल दिया करें। क्या ही प्यारी नसीहत थी। आज की प्रॉपर्टी कचहरी का अख्ताम भी इसी नसीहत के ऊपर करते हैं। इंशाल्लाह इसी तरह मज़ीद प्रॉपर्टी कचहरी के शोज़ हम आपकी खिदमत में लाते रहेंगे। तब तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।